नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज से हम बात करने जा रहे हैं जो हिंदी वर्णमाला की हमने थ्योरी क्लास ली थी, उसी के अगले पड़ाव में थर्ड क्लास में जो इसके एमसीक्यू हैं कवर करेंगे। 60 एमसीक्यू को बना करके मैं लेकर आया हूँ, लेकिन अगर समय ज़्यादा होगा तो कुछ क्वेश्चन आपको फिर होमवर्क में दे दिए जाए। चलिए बिना समय जाए किए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? बहुत इजी और सबसे आसान प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। जीरो से लगा करके शिखर तक की तैयारी करेंगे। जीरो से शिखर तक चलेंगे। और इतनी बात याद रखना, यदि आपने ये 60 एमसीक्यू लगा लिए तो आपकी एग्जाम से बाहर कुछ नहीं जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है, वाक्य, वर्ण या पद? तो वर्ण कहलाती है मेरे भाइयों, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी है भाषा की। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी आपको पहले ही करवा रखी है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। भाषा का क्रम यहां मैंने लिख रखा है दो तरीके से। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या ध्वनि है? ध्वनि है उच्चारण की दृष्टि से। ध्वनि क्या है? उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण की दृष्टि से कौन है? ध्वनि है। और वर्ण क्या है? लिखित रूप से। क्या है वर्ण? लिखित रूप में, लेखन रूप में, लिखित रूप से। ये दोनों का मैंने अलग से डिवाइड भी कर दिया है। इसे अक्षर कहते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा अक्षर बनेगा, शब्द यानी कि पद बनेगा, फिर पद बंध बनेगा, इसके बाद में उपवाक्य बनेगा। इसके बाद में आपका जो उपवाक्य के बाद बनेगा वह होगा वाक्य, और वाक्य सार्थक इकाई है और यह आपकी सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है भाषा के क्रम के हिसाब से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है सेकंड। हिंदी वर्णमाला में जो मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? हमने आपके सामने स्वरों की संख्या 11 और 13 दो तरीके की बताई थी। जब 13 कब होगी? 13 कब होगी? तो 13 में हम देखेंगे कौन होंगे? अयोग वाह होंगे। अयोग वाह भी इसके अंदर आएंगे, अयोग वाह भी इसके अंदर आएंगे। और अयोग वाह में कौन कौन सा आता है? तो अम और अह आता है, अम और अह आता है। लेकिन मूल स्वरों में तो 11 ही आते हैं, मूल स्वरों में तो केवल 11 आते हैं। और वो 11 कौन कौन से? जरा देखिए, तो वो 11 जो आपके सामने है उनमें अ है, अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये सभी आएंगे। इसका मतलब इनकी संख्या कितनी है? 11 है। मूल रूप से कितने हैं? 11 है। ये 11 मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप आराम से इनको लगाते हुए चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? ई, उ, अम, अह और ए, ऐ। अभी बताया मैंने, अम और अह क्या है? अयोग व है। ये अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है। जिसपे ऊपर बिंदु होगा वह अनुस्वार होगा, जिसमें पीछे दो बिंदु होगी वह विसर्ग होगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अयोग वाक्य इन सबकी डेफिनेशन बताने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि पहले बता चुका हूं, है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने आ गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लग रहा हो, लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो रहा है लेकिन समय कम लग रहा हो, उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर। तो देखिए, दीर्घ स्वर में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय, और ज्यादा कितना? 2 मात्रा का। कितना? 2 मात्रा का समय लगेगा, 2 मात्रा का लगेगा। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगेगा, 3 मात्रा का समय लगेगा। संस्कृत में प्रयोग होगा, संस्कृत में प्रयोग होगा, संस्कृत में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए प्लस स्वर का एक बार और, वह है ओम है, तो ओम, जो ओम लिख रहे हैं हम, ओम ऐसे चले जाएगा, तो ये ऐसा आकृति चलेगी। ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर भी इसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहते हैं, और लघु स्वर को ही या ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक छंद कहते हैं। एक मात्रा वाला छंद कहते हैं इसको। यानी कि आपसे पूछा क्या गया, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ह्रस्व स्वर एक मात्रिक छंद होता है, दीर्घ स्वर इसमें 2 मात्राएं होती है, और प्लुत स्वर में पूरी मात्रा हो गई। देखिए लाइन जो है ना,
ये इतनी सी भरी हुई है, इसका मतलब ये एक मात्रिक है। ये पूरी भरी हुई है, ये यहाँ पर पूरी भर गई है, ये थोड़ी और खाली रही तो दो मात्रिक है, और ये पूरी भर दी तो तीन मात्रिक हो गई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। हर्ष स्वर में कौन कौन है? अ है, ई है, उ है और री है। ये चार होते हैं इसके अंदर, चार। इन चार के आंकड़े को याद रखते हुए चलना है भाई साहब। स्पीड से चलेंगे, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की भांति चलेगी स्पीड से ट्रेन, ताकि हम 60 MCQ पूरे कवर कर सके। अड़ अड़ किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आपका देखिए, च वर्ग जो है, च वर्ग में आप देखते हैं च छ ज ज ज, और ट वर्ग में देखते हैं आप ट ठ ड ड ड। तो वहां जब देखते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? इस तरीके से दो मिलते हैं, और एक और मिलता है आपको ये मिलते हैं। ये एक साथ मिल रहे, एक जैसे हैं देखने में, सिर्फ बिंदी का अंतर है, और ये बिंदी का अंतर है। इन बिंदी वाले ही बोल रहे हैं कि इनको क्या कहा जाता है। तो इनको मैंने आपको अलग से लिखवा था, द्विगुण व्यंजन। क्या कहा था? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और ये च है, क है, क ख, क च ट त प, और ये जो आपके सामने ये बन के आ रहा है, ये पूरा ही समूह, ये क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपका संयुक्त व्यंजन क्या आएगा? ज्ञ आ जाएगा, आपका श्र आ जाएगा, आपका कश आ जाएगा, कश आ जाएगा। इसके बाद में आपका एक और क्या बच गया? श्र भी हो गया, त्र बचा, त्र हो गया। ठीक, अंतस्थ व्यंजन में यार से लव है, य र लव, यार से लव है, यार से लव है। इसके बाद में द्विगुण व्यंजन हो गया। उस व्यंजन में कौन आएगा? ह होगा और तीनों श होंगे, ह होगा और तीनों श होंगे, ह होगा और तीनों श होंगे। टोटल इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। तो आपसे पूछा था अड़हड़, यानी कि दो संख्या पूछी थी, और दो संख्या क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ परिभाषा भी लिखी हुई है, आप आराम से इसको पढ़ते हुए चलेंगे मेरे साथियों। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ चुका है, लगाइए। क वर्ग, क ख ग घ अंग्य का उच्चारण स्थान क्या है? कहां से इनका उच्चारण होगा? क का कहां से होगा? क का होगा कंठ से, कंठ से। कहां से होगा? कंठ से होगा भाई, कंठ से होगा, कंठ से होगा, कंठ से। क वर्ग के उच्चारण सभी व्यंजन जो है कंठ से होता है, कंठ तालिका से होता है इसका। अभी मैं इनके जो विकल्प हैं, जैसे तालु है, मूर्धा है, दंत है, इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इनके भी प्रश्न बनाए हुए हैं। क वर्ग हो गया, इसके बाद में आएगा च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च, चाचा, चाचा जी पैसे कहाँ रखते हैं? चाचा जी, चाचा जी पैसे कहाँ रखते हैं? ताले में रखते हैं। ताले में क्या रखते हैं? ताले की तिजोरी में पैसे रखते हैं, ताले में पैसे रखते हैं, ताले में पैसे रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? ताले में पैसे रख रहे हैं मेरे भाइयों। तो च वर्ग में क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, तालु। तो चाचा जी ने ताले में पैसे रखे, इसलिए तालु क्या हो जाएगा? तालु वर्ग। इसका जो उच्चारण स्थान होगा तालव्य होगा च वर्ग का। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है ट। ट का उच्चारण स्थान, तो मेंढक क्या करता है? मेंढक क्या करता है भाई? मेंढक, मेंढक, मेंढक टर्टर करता है। क्या करता है? मेंढक टर्टर करता है। तो मैं से मुर्दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा, और ट से ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा। इसका मतलब है कि मुर्दा से क्या होगा? मेंढक टटर कर रहा है, तो ये कब कर रहा है? जब उसको मुर्दा अवस्था में जा रहा है, पानी की आवश्यकता है, तब टटर करता है, यानी कि मर ना जाए, यानी कि मुर्दा ना हो जाए, इसके लिए टटर कर रहा है, पानी की बुलाव कर रहा है। पानी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। आषाढ़ का महीने में देखिए मेंढक बहुत आवाज करते हैं, तो यहाँ मुर्दा हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग, तो त का क्या है? दंत है। त तो कहाँ टिक रहे? दांत पे, मुर्दा पे, ओष्ठ पे, होठ पे या कंठ पे, तो क्या आएगा आपका? दंत आ जाएगा। क्या जाएगा भैया? दंत आ जाएगा, क्योंकि दांतों से टिक रहा है। त कहाँ टिकता है? त पे। अब देखिए, आप ऐसे देखिए, दांत ऐसे लिखते हैं, और दांत में त, थ, द, ध, और ये जो दिख रहा है आपको, त भी यहाँ मिल रहा है और ध भी मिल रहा है। तो दांत का ध कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? दांत का ध से हो रहा है, ध से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दांत है। क्या है? दांत है, तो दंत हो जाएगा, दंत। दंत ध्वनिया में काउंट किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? मजेदार प्रश्न है, एक से एक बढ़ते हुए प्रश्न आ रहे हैं, सारे प्रश्नों को ध्यान से लगाते हुए चलना है। प वर्ग, प वर्ग में अगर आप देखिएगा उच्चारण स्थान क्या है, आपसे उच्चारण स्थान ही पूछा जा रहा है अभी तो। दंत है, तालु है, ओष्ठ है या मुर्दा है। तो देखिए, पापा कैसे बोलेंगे? पापा बोलेंगे तो पापा में होठ हमारा टिकेंगे, जब होठ मिलेंगे तभी पापा आएंगे, पापा बोल पाएंगे। और होठ मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पापा बोलने के लिए होठों का प्रयोग करेंगे, होठों का प्रयोग करेंगे। पापा बोलने के लिए होठों का प्रयोग करें तो होठ यानी कि ओष्ठ हो जाएगा, होठ को ही ओष्ठ कहते हैं। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? अपने आप में यहाँ करेक्ट होता चला जाएगा। यहाँ पर आपका क वर्ग जो है कंठ है, च वर्ग आपका तालु है, ट वर्ग आपका मुर्दा है, त वर्ग आपका दंत है, और प वर्ग आपका ओष्ठ है। यहाँ मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया कि यहाँ तक
आपने कंठ का प्रयोग देख लिया, आपने तालु का प्रयोग देख लिया, आपने मूर्धा का प्रयोग देख लिया, आपने दंत का देख लिया, प का भी देख लिया। सभी जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान को हमने देख लिया है। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान को हमने क्या किया, देख लिया है एमसीक्यू के माध्यम से। और इसीलिए अब आखिरी वाले प्रश्न में आपको सभी का एक साथ निष्कर्ष भी दे दिया गया है। अब आराम से देखिएगा। देखिए जो क है ना, क का उच्चारण कंठ से करेंगे तो उसका शुरुआत क्या हो रहा है, कंठ से हो रही है। और चाचा जी ने पैसे कहाँ रखे, चाचा जी ने पैसे रखे, चाचा जी ने पैसे रखे आपके कहाँ पर, ताले में रखे, पैसे ताले में रखे। बस ऐसे याद रखना, ट्रिक याद करते चलिए। मुर्दा, मुर्दा का कौन है, ट वर्ग, ट मतलब मेंढक टटर करता है। मेंढक क्या करता है, टटर करता है। मेंढक टटर करता है जब मुर्दा की अवस्था में आए। दांत, तो आपका त थ द द किस में लिख रहे हैं आप, दांत कैसे लिख रहे हैं, दांत आप द से लिख रहे हैं, द से लिख रहे हो तो त वर्ग आ जाएगा, त वर्ग का हिस्सा, त वर्ग आ जाएगा। और पापा कब बोलेंगे, पापा होठों से बोलेंगे। पापा किससे बोलेंगे, होठों से बोलेंगे, होठों से बोलेंगे। और होठो ही क्या हो गया, ओस्ट हो गया, होठो क्या हो गया, ओस्ट हो गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11वां है, यार से लव, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं। यार से आपको ल हो गया है तो य र ल और व, ये क्या कहलाता है, यार से लव कहां से होता है, अंतरात्मा से होता है। और जब यार से लव अंतरात्मा से होता है यानी कि अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे मेरे भाइयों, अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। यहां पर आपको क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर उष्म व्यंजनों की संख्या भी देख लीजिए। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। और इन चारों में संख्या को, चारों को एक साथ देख लेते हैं, कौन कौन से है भाई, कौन कौन से हैं, कौन कौन से है, देख लीजिए इन चारों को। तो यहाँ पर आपको मिलेगा उष्म व्यंजन है ना, उष्म में जिसमें उष्मा जा रही है तो ह में जा रही है, श में जा रही है, श और स, तीनों स में जाएगी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क वर्ग जो 5 वर्गों में डिवाइड है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4 है। अब इनके प्रश्न आएंगे इसलिए मैं इनका उत्तर लिखवा दूं क्या, चलो लिखवा देते हैं पहले ही। इनका भी क्या अभी लिखवा है लेकिन फिर भी लिख लीजिए आप। त्र है, ज्ञ है, ज्ञ है, कश है और श्र है, श्री वाला। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। अगला ये यहाँ पर सब कुछ आपके इसके सामने लिखा है, स्वर, अंतस्थ और व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन अलग अलग होते हैं, यर अलग, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, पूरा डिटेल करवा दिया है, इसको भूलिएगा मत। 12वां प्रश्न है, श श स ह किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं, अभी जस्ट बताया क्या कहलाते हैं ये क्या कहलाता है आपका, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उष्म व्यंजन। अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजनों कहते हैं। उष्म व्यंजन कह दो या द्विगुण कह दो, कौन होंगे, ये होंगे आपके ढक्कन का, एक तरीके से ढ ढ ढ अढ़, अढ़ अढ़ कहते हैं इसको, आप ढक्कन का बोलते हैं, आप अढ़ा बोल देते हैं, वो इस तरीके से नहीं, अढ़ अढ़। ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सभी के समक्ष आ रहा है, उससे पहले यहाँ देख लीजिए आप, इसकी परिभाषा, इसका डिटेल लिखा हुआ है कि उष्म व्यंजन होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, फेफड़ों से हवा निकलती है और अंदर से हवा आएगी, मुख में घर्षण होता है, रगड़ होती है, तब जाकर क्या होगा, ये बाहर आएंगे। और जब ये बाहर आएंगे तो ये क्या होगा, आपकी एनर्जी को खत्म करेंगे, आपके अंदर गर्मी का उत्पन्न करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे शरीर के अंदर, वे सभी क्या कहलाएंगे, उष्म व्यंजन कहलाएंगे। वायु का रगड़ता हुआ खासकर खाकर ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा करती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रगड़ खा करके उष्मा पैदा करे वही क्या होगा, उष्म व्यंजन होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए, कश, त्र, ज्ञ और श्र वर्णमाला में क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और इनकी संख्या भी 4 है। आपके सामने सब दो 4 है, केवल 1 2 है, लेकिन यहां से कश, त्र, ज्ञ और श्र, श्र यानी कि सब क्या है, संयुक्त व्यंजन। क्या है भाई, कश है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। तो ये ज्ञ जरूर बोले, इसका ज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्या, ज्या, ज्या। तो यहां पर इस तरीके से बोलेंगे इसको, यानी कि आधा ज प्लस अंग्य से मिलकर के बना है ना। तो ये जो बना हुआ है आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी संयुक्त से होगा। संयुक्त बराबर व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर के संयुक्त व्यंजन बनता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता के आपस में जुड़ जाए तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या मुख्य रूप से 4 मानी गई। कश वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है, तो कश जो आपका क प्लस जो श है इनसे मिलकर के बना है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत। ठीक है, बी विकल्प से हो गया। आगे की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है 15वां। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो है क्या कहलाता है, पंचमा अक्षर किसे कहते हैं, पंचमा अक्षर एक तरीके से 5वां अक्षर क्या कहलाता है, तो पंचमा अक्षर कहते हैं नासिक, पंचमा अक्षर या नासिक, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष।
ये सब गलत है भाई। प्रत्येक वर्ग यानी कि जो आपके सामने क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, त वर्ग है, इनका पांचवा वर्ण जो 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 है, ये जो है पांचों, ये आपको क्या कहलाते हैं? तो इन्हें पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन कहा जाता है। यहां पर एकदम करेक्ट बात क्या होगी? पंचमाक्षर होगी। विकल्प नंबर ए होगा, विकल्प नंबर ए होगा। ठीक है, चले आगे की तरफ। नासिक भी कहते हैं, नासिका भी कहते हैं, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। त्र वर्ण किन दो व्यंजनों से मिलकर बना? त्र, त्र जो मिला है, तो त्र में आपको त मिलेगा आधा और र मिलेगा। त्र में क्या मिलेगा? त्र और र, यानी कि आपको त्र बन जाएगा। और त्र कहाँ बना हुआ? ये ट नहीं होगा, त और री नहीं होगा, थ और र नहीं होगा, बल्कि त होगा। बी विकल्प क्या होगा? अपने आप में एकदम करेक्ट 100% से होगा। ज्ञ वर्ण किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? ज्ञ, ज्य और अंग्य। अभी बताया मैंने आपको कि ज से प्लस अंग्य से मिलकर के क्या बना है आपका? आपका ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। यानी कि विकल्प नंबर ए से होगा जिया, जिसका उच्चारण होता है जिया, जिया उच्चारण होता है इसका, याद ना। जैसे विज्ञान, ज्ञान, इस तरीके से ज्ञान, जैसे ये लिखा ज्ञान, आप बोलेंगे ज्ञान, जबकि ज्ञान है ज्ञान होता है। ये लिखा विज्ञान, विज्ञान होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, चले आगे, आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न क्या कह रहा है? अयोगवाह, अयोगवाह में अम को व्याकरणिक भाषा में क्या कहा जाता है? जैसे देखिए, अयोगवाहक की संख्या कितनी? अयोगवाहक की संख्या जो है वह है 2। अयोगवाहक की संख्या कितनी है? 2 है। और दोनों में कौन है? अम है और अ है, अम और अ है, सॉरी, अम और अ है। तो ये दोनों जो है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। तो भाई आपसे यहाँ पर बिंदी वाला पूछा तो विसर्ग नहीं होगा, बल्कि अनुनासिक, नहीं अनुनासिक भी नहीं होगा, बल्कि अनुस्वार होगा। अनुनासिक तो क्या होगा? ये वाले होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, ये अनुनासिक होगा। हलंत, हलंत ये लगा रहता है किसी भी, जैसे ये क है, कल के नीचे लगा, इसको हलंत कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर सी क्या है? अपने आप में सही है। विकल्प नंबर सी क्या हो गया? यहाँ पर सही हो गया है। अयोगवाह में अह को व्याकरणिक भाषा में क्या कहता है? विसर्ग कहता है। अभी हमने जाना है, अभी समझ लिया है, अब ज्यादा ये नहीं करना। ये पूरा आंसर यहाँ पर फिटअप कर दिया है, समझ आया नहीं करेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा स्वर मूल हस्व स्वर नहीं है? हस्व स्वर नहीं है, यानी कि आपसे पूछा है लघु स्वर नहीं है, लघु स्वर नहीं है, लघु स्वर नहीं है, ये पूछा है मेरे साथियों, लघु स्वर नहीं है। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? लघु स्वरों की संख्या अगर देख ले, लघु स्वरों की संख्या अगर देख ले तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इन चारों को एक बार देख लीजिए, कौन कौन से हैं? इन चारों को देख लीजिए। इन चारों में आपका अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा और ऋषि आएंगे। ये चार जहां दिख रहे हैं, इनको छोड़कर जो बचा है सबके सब क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। तो ये क्या है? आपका दीर्घ है। ये क्या है? आपका दीर्घ है। और जब दीर्घ है तो इसका मतलब विकल्प नंबर डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर हमने डिवाइड करके लिख रखा है कि एक मात्र के हस्व या मूल स्वर या दीर्घ स्वर गुरु मात्रा, या जो दो मात्रा वाले में आ है, ई है, उ है, ए है, आई है, औ है और ओ और औ है। यहाँ पर ए जो है वह भी दीर्घ में आएगा, दीर्घ में भी अलग तरीके चला जाएगा। ये सब यहाँ पर उसने संयुक्त वाले दिए हैं। अ, ई, उ, री, ये चारों क्या है आपके? ये चारों आपके क्या कहलाएंगे? लघु स्वर कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में आई गई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने 21वां है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? व ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और दंत। व, य, र, ल, व, इसमें व का उच्चारण स्थान पूछा है। उच्चारण स्थान, उच्चारण यानी कि इसका उच्चारण कहां से होता है? किस स्थान से होता है? तो ये होगा आपका दंतोष्ठ से। कहां से होगा? दंतोष्ठ से होगा मेरे साथियों। कहां से होगा? दंतोष्ठ से होगा। जो हमारा दांत है और ये मुंह है, मुंह पूरा बना है इनसे मिलकर के, दांत प्लस होठ, दांत जो हमारा दंत टीथ है वो, और होठ जो है, इनके मिलने पर व, तो वह में दांत भी काम कर रहे, दांतों से जीवान टकराइए और होठों का मिलना भी तय है। वाह क्या बात! इसको से याद रख लीजिए कि व का उच्चारण होठों से होता है, दांत और होठों से। तो आपने क्या किया? आप जा रहे हैं मार्केट में, घूमते हुए जा रहे हैं, और मान लीजिए कोई नव युवती अच्छे से श्रृंगार करके आई है और उसने होठों पर क्या लगा रखी है? जो लिपस्टिक लगा रखी है, और वो भी बहुत ज्यादा ओवर। तो जब ज्यादा दिखाया बोले वाव, जो बोलते हैं वाव, तो वाव के लिए व का उच्चारण करेंगे। वाव कैसे लिखते हैं? वाव, वाव। तो वाव जो लिख रहे हैं आप इस तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं वाव, WOW, लेकिन आप हिंदी में बोल रहे हैं वाह, वाव। तो वाव में आप क्या करेंगे? वाह का उच्चारण करेंगे। और वाह का करेंगे कहां से करेंगे? वाव क्या देखा? होठ देखा, होठ देखा, और कहां से उच्चारण किया? दांतों के साथ में, दांतों को दिखा करके। तो वाव, तो क्या हो गया? दंतोष्ठ हो गया। दंत और होठ, दांत और होठों के मिलकर के बनेगा। ये बात याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगी। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है 22वां।
वर्गों के आधार पर अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? अल्प प्राण व्यंजन ये मैंने करवाया नहीं है, तो आप इस क्लास में हम समझ लेंगे, अभी समझते चले। अल्प प्राण, महाप्राण, वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये सभी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। यहां जरा ध्यान से देख लीजिए मेरे साथियों, आप सभी एक बार गौर से, ये स्पर्श व्यंजन है, कम वायु लगेगी वह सभी क्या होगा? अल्प प्राण होगी। जिसमें कम वायु लगे वे सभी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण की परिभाषा क्या है? जिसमें 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 कम वायु खर्च हो उन्हें क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहते हैं। क्या करते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात यह है कि इसमें कौन कौन सा आएगा? तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वे सभी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। यानी कि क, च, ट, त, प, इसके बाद में ग, ज, ड़, ढ, ध, ब, इसके बाद में अंग्य वाला जो है पूरा पंचमाक्षर का समूह है, वे क्या होगा? पंचमाक्षर वाला भी, वे भी आपके अल्प प्राण होंगे। प्रश्न घुमाकर इस तरीके से पूछा था कि पंचमाक्षर किस प्रकार के वर्ण है? महाप्राण, अल्प प्राण, तो क्या आएंगे? आपके अल्प प्राण में जाएंगे वो। ठीक है, पंचमाक्षर क्या कहलाएंगे? पंचमा अक्षर जो है वे सभी क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ये बात नोट करके याद कर लीजिए अलग से। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ गया है कि 23वां, वर्गों के आधार पर महाप्राण व्यंजन कौन से कहलाते हैं? अब देखिए, महाप्राण की बात आई तो महाप्राण में क्या होगा? जिसमें क्या होता है? जिसके उच्चारण में या जिसके उच्चारण में वायु अधिक खर्च होती हो उसे क्या कहेंगे? उसे महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। महाप्राण कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा? और इसमें कौन सा आएंगे? तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा को छोड़ दीजिए, ये नहीं आएंगे। ये क्या है? आपके अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। तो बचा कौन? तो ये बचा कौन? जो बचा है वो कौन बचा है? यानी कि 2 बचा है और 4 बचा है। 2 और 4 क्या हो जाएंगे? 2 और 4 क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो देख लीजिए, वर्ग का पहला और तीसरा नहीं होगा, दूसरा और चौथा, बिल्कुल दूसरा और चौथा, यानी कि बी विकल्प क्या हो गया यहाँ पर? एकदम सटीक रूप से सही आंसर हो जाएगा। जिसमें अधिक वायु लगती हो ह की प्लस ह ध्वनि, जो ह है वो भी क्या होगा? आपका महाप्राण होता है। ह जो है वो भी क्या है? महाप्राण होता है। ह भी क्या है? प्लस ह भी क्या है? महाप्राण है। ये देखिए, आपका दूसरा और चौथा वर्ग क्या है? पूर्णतः महाप्राण है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है 24वां, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सघोष घोष वर्ण कौन से हैं? सघोष बोल दे या घोष बोल दे, बात देखिए। वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा केवल उष्म व्यंजन, वर्ग का पहला और चौथा, तो आपको यहाँ मिलेगा बी विकल्प। एकदम सटीक सही है भाई, बी विकल्प। और यहाँ पे क्या होगा? कंपन पैदा हो रहा हो, जिसमें कंपन पैदा होता हो, क्या होता है? सघोष का मतलब है कंपन पैदा होता हो। जहां कंपन पैदा होगा वहीं क्या होगा? आपको वहीं पर सघोष व्यंजन मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा पूरा आएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा भी हमने देखा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस तरीके से अलग अलग टेबलें बनी हुई थी अभी। उसमें से आपको मिलेगा कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो लास्ट के जो पांचों हैं वो यहाँ कवर होंगे। क्या होंगे? लास्ट के पांचों यहाँ कवर होते हुए चलेंगे। लास्ट के तीनों, सॉरी 5 में से लास्ट के 3 है, वे तीनों क्या कहलाएंगे? सघोष। और शुरू के 1 और 2 क्या कहलाएंगे? अघोष। ठीक है, ये बात याद रखना। इसी साथ जो आपको मिलेंगे, कौन मिलेंगे? जो सघोष हैं, सघोष में आपको
प्रत्येक वर्ग का, इसके परिभाषा यहाँ लिख लीजिए आप, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, पूरा उसका समूह आएगा। इसके बाद में एक तो ये शामिल होगा और इसके साथ में होगा आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो अंतरात्मा से प्रेम करते हैं, अंतस्थ व्यंजन होगा, और ह भी होगा और सभी स्वर भी होंगे। सभी स्वर, स्वर की जब हमने क्लास ली थी पहली तभी बताया था आपको कि सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण प्लस सघोष, अल्प प्राण प्लस सघोष या घोष, ये बात हमने तब भी लिखवाई थी आपको। इसके बाद में चौथी बात और जो है वह है आपकी जो ह है, ह भी क्या है आपका, वह है घोष, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन। ये बात आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इनकी संख्या 4, इन चारों को याद होगा आपको। ह यहाँ आई है, सभी य, र, ल और व, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, यही बात मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट में लिख दी है। 25वां प्रश्न है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सघोष वर्ण कौन से होते हैं? सघोष वर्ण, अघोष, अघोष पूछा इस बार। वर्ग का पहला और दूसरा तथा श। तो पहला और दूसरा तो है सही, उसी के साथ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, साथ ही साथ जो आपके साथ में उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन में से आपको तीनों श क्या होगा इसमें आएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक दो के संग, एक दो के संग, एक दो के संग, तो संग में से स आ जाएगा, सवर्ग पूरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर ए अपने आप में सही होता चला जाएगा, ठीक है। ह जो है वह सघोष है ना कि अघोष, इसलिए उष्म व्यंजनों में से ह गायब है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ह का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? ह का तालु, मुर्दा, काकल या स्वर यंत्र मुख। स्वर यंत्र मुख जो है यानी काकल इसको कहते हैं, वही ह का उच्चारण स्थान है। काकल्य, काकल्य, ठीक है। यहाँ पर याद रखना काकल्य जो ये वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ का ये वाला, यहाँ से ह, तो ह कहाँ से उठ के आता है? यहाँ से उठ के आता है हमारा, इसलिए इसे क्या कहते हैं इस वाली जगह को? स्वर मुख, स्वर यंत्र मुख, स्वर यंत्र मुख, यानी कि उच्चारण का क्या है? यंत्र है, सिस्टम है, मशीन है उस मुख का, उसे कहते हैं। जहां से ह की ध्वनि सीधे कंठ के भीतर से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे काकल्य कहा जाता है। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? 27वां प्रश्न भी आप देख लीजिए जरा एक बार। उच्छिष्ट द्विगुण व्यंजनों में ढ ढ के प्रयोग के संबंध में कौन सा नियम सही है? अब नियम पूछ लिए गए, अब थोड़ा प्रश्नों का लेवल चेंज हुआ है। इनका प्रयोग केवल शब्द के अंत में होता है, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इनका प्रयोग आधे रूप हलंत में बहुत होता है। ये हमेशा संस्कृत के तत्सम शब्दों में आते हैं। भाई तत्सम में तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यह ढ और जो ढ है ना, ये हमारी हिंदी भाषा के क्रिएटिव वर्क है, उसकी रचनात्मक शैली है, उसके द्वारा हिंदी में बनाए गए हैं। इसका मतलब दोनों तो इसमें नहीं आते थे संस्कृत में, तो ये तो गलत हो गया। अब आपके सामने क्या बचा है? इनके शुरुआत, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं की जा सकती है। क्या ये सही है? क्योंकि केवल अंत में होगा ऐसा तो नहीं है, आधे अधूरा हलंत में नहीं आएगा, तो आपका बच कौन सा रहा? विकल्प नंबर बी, और वही क्या है आपका राइट आंसर है। क्योंकि यहां पर इसकी शुरुआत वाला जो है ना, गलत शुरुआत में, देखिए यहां क्या पूछा था हमसे, सही है। हिंदी का कोई भी शब्द ढ और ढ से शुरू नहीं होता है, आप देखिएगा, बिना ये जो बिना बिंदी वाला जरूर मिल जाएगा, लेकिन बिंदी वाले से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। और ये कह रहा है कि इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, बात बिल्कुल सही है, नहीं होती है। एक भी ऐसा शब्द नहीं जिससे इन वर्णों के साथ शुरुआत हो रही हो, और होगी भी नहीं। देखिए सड़क है, लड़का है, पढ़ना है, मेंढक है, ये सभी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बीच में जरूर इनका प्रयोग होता है। क्या होता है? बीच में जरूर इनका प्रयोग होता है, लेकिन इनके शुरुआत में नहीं। सड़क है, लड़का है, पढ़ना है, मेंढक है, इन सभी में क्या है आपको इन शब्दों का प्रयोग, द्विगुण व्यंजनों, उच्छिष्ट व्यंजनों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। 28वां प्रश्न क्या है?
वर्ण किन दो शब्द वर्णों के मेल से बना। अच्छा, श्र जो बोला है यानी कि संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है भाई, 4 है। अब यहाँ हम क्या करें, चारों को समझ लेंगे। श्र स और र से मिला है, श श स स और य, तो आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पर आपको सी विकल्प क्या होगा, एकदम करेक्ट फॉर्मेट में आएगा। कसर जो है आपके सामने, यहाँ पर क में भी हलंत आएगा भाई, क में भी हलंत आएगा, त में भी सही है, त्र भी सही बना हुआ, ज्ञ सही बना हुआ है, और श्रव सा। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन है। यह पूरा डिटेल आपके सामने लिख दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाता है, और अगला प्रश्न जैसे आता है वह है अनुनासिक ध्वनियों चंद्र बिंदु वाले वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, भाई तालु कंठ से नहीं, बल्कि नाक और मुंह दोनों से इनका उच्चारण होता है। चंद्र बिंदु वाले जितने होगा, चांद, गांव, अंग, रंग, तो ये क्या हो रहा है, मुंह से बोल रहे हो और साथ में नाक में भी जा रहा है जोर। तो ये जो है ना अनुनासिक और अनुस्वार, ये दोनों नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है। मुख्यतः अनुस्वार जो है वो पूर्णतः कहां से होगा, नाक से होगा, लेकिन अनुनासिक जो होगा मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे चांद, गांव, और जैसे ही उदाहरण उधर अनुस्वार में देखेंगे, आपको अगर अनुस्वार में दिख रहा है तो वहां क्या मिलेगा, अंग, तो नाक से ज्यादा उच्चारण होगा, अंग, रंग, तो नाक पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। नोट, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है, चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक कहा जाता है, यह बात भी आपको याद रखना है। ये विकल्प सही था, सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के और बिना किसी अवरोध के होता है, वे क्या कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा हो, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के और बिना किसी अवरोध के होता हो, उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन, स्वर, अयोगवाह, संयुक्त। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। और स्वतंत्र कौन होते हैं, स्वतंत्र कब होते हैं आप, जब आपके शादी नहीं हो, और शादी नहीं होगी तो मतलब क्या है, स्वर हैं आप, मतलब घूमते फिरते इधर उधर चले जाएंगे, तो स्वर क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। क्या होंगे, स्वतंत्र स्वर रहते हैं, ये याद रखना। और जो व्यंजन है वो तो क्या होते हैं बेचारे, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन तो होते हैं निर्भर, व्यंजन तो डिपेंड है, शादी हो जाती है उसके बाद निर्भर हो जाते हैं। तो ये क्या है, हर एक बात बताना पड़ेगी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, मार्केट में क्या कर रहे थे, कहाँ थे इतने समय तक, सारे सवालों का जवाब देने पड़ेंगे, तब व्यंजन बनेंगे। तो व्यंजन क्या होंगे, डिपेंड होंगे, यानी कि स्वरों की सहायता से उच्चारण, स्वरों की सहायता से, की सहायता से उच्चारण किया जाए, की सहायता से उच्चारण होगा, क्या होगा, उच्चारण होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर इनकी परिभाषाएं लिखी हुई है, विकल्प नंबर 20 सही था। अगला प्रश्न है 31 और 31 प्रश्न कह रहा है, हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं, कुल कितने वर्ण माने जाते हैं, 44। कुल कितने वर्ण माने गए, कुल पूछा गया है, 44, 48, 48, 52, 56। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि अभी वर्तमान में 53 माह हो गए, और 53 कब हुए, 2024 अप्रैल माह का महीना। और ये हुआ कब, कौन सा वर्ण के साथ, विशिष्ट व्यंजन के साथ, विशिष्ट व्यंजन के साथ में, विशिष्ट व्यंजन। और ये विशिष्ट व्यंजन कौन सा है, तो ये विशिष्ट व्यंजन है आपका ये वाला, जो एक तरीके से आपको चश्मा की जैसे आकृति दिखाई देगी, इस तरीके से दो गोले बना करके मिला देना है, तो ये बने आपका ढ़, क्या बनेगा, ढ़। और ये कौन सी भाषा शब्द है, मराठी भाषा शब्द है, मराठी भाषा का शब्द है, मराठी भाषा का अक्षर या वर्ण है, मराठी भाषा का क्या है, वर्ण है। ये बिंदु भी नोट करके रखना, इसको क्या किया गया, अभी मिलाया गया है। और ये क्यों, क्योंकि कुलकर्णी जो है वह कुलकर्णी ऐसे लिखा जाता है, कुलकर्णी, कुलकर्णी, ड़ होता है, ल नहीं होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको घोट दे रहा हूँ, अलग से कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको दूर से दिखे, ल नहीं है, ड़ है। बातें क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ पूछा कौन सा गया है, 52 पूछे गए हैं, ये याद रखना 52। इनमें आपको जो स्वर भी होंगे, स्वर हो जाएंगे, प्लस व्यंजन होंगे, प्लस व्यंजन होंगे। इसमें संयुक्त व्यंजन भी आएंगे, संयुक्त व्यंजन भी आ गए, संयुक्त व्यंजन भी आ गए, द्विगुण व्यंजन भी आएंगे, द्विगुण व्यंजन भी आ गए, और साथ ही साथ अयोग वह भी आ गए। कौन आ गए, अयोग वह भी आ गए, अयोग वह भी आ गए। कुल मिलाकर के 52 होंगे, और इन 52 की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। स्वर की संख्या 11 है, अयोग बाकी 2 है, मूल व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण व्यंजन 2 है। ऐसे मिलाकर के कुल कितने बन रहे हैं, 52 बन जाएंगे। 53वां की बात मैंने आपको सामने फिर से रख दी है, भूलिएगा मत। 32वां प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही और अवरोही सब बड़े से छोटे की तरफ अनुक्रम क्या है। अवरोही अनुक्रम पूछा गया है,
भाषा के निर्माण की इकाइयों के अनुसार इकाई पूछी गई है, इकाई। और बड़े से छोटे तरफ वाक्य, उपवाक्य, पदबंध और पद, शब्द, अक्षर, ध्वनि, ध्वनि, अक्षर, पद, पदबंध, वाक्य, ये तो नीचे से ऊपर तरफ चल रहा है, ऊपर से बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा जा रहा है। शब्द, ध्वनि, ये तो गड़बड़ है, वाक्य, ध्वनि गड़बड़ है, पूरे गड़बड़ चल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। विकल्प नंबर ए सही क्यों है? क्योंकि इसी में सही दिया गया है। सबसे बड़ी वाक्य इकाई जो है, सबसे बड़ी इकाई कौन से वाक्य है? सबसे छोटी इकाई क्या आपके वर्ण है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ण या ध्वनि सबसे छोटी है। ध्वनि उच्चारण में है, ध्वनि उच्चारण में है, और वर्ण जो है वह लिखित है, लिखित है। ये बात हमने पहले प्रश्न में भी जानी है, और 32 में फिर से वही बात है, बस इकाई के रूप में आ गई है, थोड़ा घुमा करके दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्रम पूछ लेता, क्रम में आपका विकल्प नंबर ए एकदम सही है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पदबंध ही क्या है? इसका पद या शब्द, और आखिरी में अक्षर, और आखिरी में उसके लास्ट में आपको मिलेगा वर्ण। 33वां प्रश्न कह रहा है हिंदी वर्णमाला में य और व को क्या कहा जाता है? संघर्ष व्यंजन, अर्धस्वर, पार्श्विक व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में य और व को क्या कहा जाता है? तो ये आपको होंगे अर्धस्वर। क्या होंगे मेरे भाइयों? अर्धस्वर होते हैं, इन दोनों को अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है। य, र, ल, व में य और व जो हैं ये दोनों क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होती हैं। य और व उच्चारण में से लगती है कि यह भी क्या है? स्वर की श्रेणी में भी है और व्यंजन की श्रेणी में भी है, इसलिए इनको ऐसा कह दिया था कि अर्धस्वर है। स्वर की तरह इनका प्रयोग नहीं होता है, केवल उच्चारण है इसलिए, ठीक है। तो अर्धस्वर के रूप में जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़े, अगला जो प्रश्न आपके सामने 34, प्रकंपित व्यंजन आपसे पूछा गया है। इनमें से लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित को ही लुंठित कहते हैं, व्यंजन कौन सा है जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है? य, र, ल, व। य, र, ल, व यानी कि इनमें से है तो ऐसा अंतस्थ व्यंजनों में से एक है, अंतस्थ व्यंजनों में से एक है, अंतस्थ व्यंजनों में से एक होगा कोई सा भी। देखिए कौन है, तो ये मिलेगा आपको कौन सा? र मिलेगा, लुढ़कता हुआ, र र र। तो र क्या कर रहा है? प्रकंपित कर रहा है, लुढ़क रहा है, लुढ़कता हुआ जा रहा है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? र आ जाएगा। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन र होगा। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है जिनके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगलों से पार्श्व से निकल जाती है? र, श, ल, ह कौन सा है बताइए? पार्श्व व्यंजनों में, पार्श्व व्यंजन में र है, श है, ल है, ह है। पार्श्व व्यंजन कौन सा है? पार्श्व, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ल। कौन मिलेगा आपको? ल जो है, ल ये पार्श्व व्यंजन है, ल आपका पार्श्व व्यंजन। कैसे जरा देखिए, जो ये हमारे जीभ है, जीवा है, इसमें पार्श्व अलग बगल अगल बगल ल ल, तो हमारा जो है ना, जो जीवा है ना, उसके दोनों भाग, साइड वाले दोनों भाग मुड़ेंगे। देखिए ल ल, तो क्या हो रहा है? उठ जरूर रही है, लेकिन दोनों भागों को मोड़ करके, जब दोनों भागों को मोड़ ले रही हमारे जीवा के इधर का भाग, ये मान लिया हमारी जीवा है, तो इस वाले भाग को भी ऊपर उठा दे रहे, इसको भी इधर, और इधर से मिलकर के बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है। वो क्या है आपका? ल है। क्या है? ल है। ल ल ल, जब भी बोला आपकी जीवा जैसे मुड़ी हुई दिखेगी आपको, तो ल का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का दोनों ओर से निकल जाती है, दोनों ओर से मुड़ जाती है, साइड हो जाती है, रास्ता दे देती है। ये हमारे 35 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। हमने 60 एमसीक्यू की आपको बात रखी है, लेकिन समय होने चला आपका एक तरीके से, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगले जो कुछ प्रश्न और जो बच्चे आपके सामने, वो आपको हम पीपीटी में आपको दे दी जाएंगे, उनका सॉल्यूशन आपके सामने है, मैं उसमें टिक लगा देता हूँ जल्दी से फास्टली। आप क्या करें, उनको रीड कर लेंगे पीडीएफ में से। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो ये आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन वेबसाइट, यहाँ पर आप हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर हमसे जीके और कोई भी अगर अपडेट चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हम संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने साथी के साथ लिंक शेयर कर दीजिए। ये रही है हमारी आज की क्लास। 36वां प्रश्न को हम जल्दी से लगाते हुए चलते हैं बली। तो यहाँ पर 36वां प्रश्न जो आपका क्या है, से विकल्प है, ये हमने सब देख लिया है, कहीं ना कहीं उन्हीं में से मिलेगा आपको। तो आगे ये सारे प्रश्न जो आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे,
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।